हेलो प्रिय दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपके सामने अशोक शर्मा एज ए फार्मा मैन फिर से अपने आप हाजिर किया। इसमें क्या मतलब कौन से लोग आ सकते हैं, इसमें करने का क्या लाभ हो सकता है। तो कल की जो मेरी मेन जो बात थी वो ये थी कि आप फार्मा बिजनेस बहुत कम पूंजी में शुरू कर सकते हो, और यदि आप थोड़ा टैक्टिकल हो, थोड़ा आप यदि अपना ब्रेन को यूज़ कर पा रहे हो और रियली आपका यदि कुछ करने की इच्छा हो फार्मा में, तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। मगर ये तो मैंने कल बोल दिया। अब मैं आपको मेन टॉपिक पे आता हूँ। पहले आप ये समझें कि फार्मा बिजनेस, या फार्मास्यूटिकल बिजनेस लोग कहते हैं, बेटर है फार्मास्यूटिकल बिजनेस के बारे में जानना कि ये होता क्या है। फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है कि आम शब्दों में कहें तो दवाइयाँ, दवा से रिलेटेड, दवा से संबंधित, बीमारियों से संबंधित जो भी चीज़ ज़रूरतें होती है, बुनियादी चीज़ जिसको भी आप कह लीजिए, भोजन वस्त्र आवास की तरह, वो भी दवाई उसी में आता है। तो वो हम लोग उससे जो भी रिलेटेड होता है उसको हम लोग फार्मास्यूटिकल बिजनेस के तहत काउंट करते हैं। अब ये कितने तरह का होता है, तो फार्मास्यूटिकल बिजनेस के भी करने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ लोगों का अपना पसंद होता है। मगर मेरा जो सलाह है वो आपको बाद में बताऊंगा कि आपको क्या करना ज़्यादा बेहतर होगा। कम पूंजी मेरा फोकस है, कैसे आपको कम पूंजी में आप कर सकते हो और आपको उसमें नुकसान भी ना हो, आपको उसमें सफलता हासिल हो। तो मेरा फोकस आपके सामने वो है। पहला चीज़ आप जान जाएं कि फार्मास्यूटिकल बिजनेस, आम भाषा में आप चलते फिरते रास्ते में कहीं भी दवा की दुकान देखते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा ये फार्मास्यूटिकल बिजनेस में है, क्योंकि उनके पास में दवाइयाँ हैं, लोग हैं, वो बिक्री कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। निश्चित है कि वो खरीद भी रहे हैं तभी सेल कर रहे हैं। तो वो भी एक तरह का फार्मा से ही संबंधित एक व्यापार है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि जहाँ से जो आप देख रहे हैं वो भी कहीं से लाते हैं। तो एक तरह से समझिए तो उसको हम लोग कहते हैं होलसेल बिजनेस या डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, जो कि एक बड़े से मतलब होलसेल मतलब कि जो काफ़ी मतलब बड़ा दुकानदार हो और जो 2 4 10 20 कंपनी की दवाइयाँ रखते हों और उसी 20 30 कंपनी के दवाई हो अलग अलग रिटेल को देते हों, तो वो एक होलसेल बिजनेस हुआ। या उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस भी कह सकते हैं, कि वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो आम खुदरा ग्राहक लेने जाते हैं खुदरा दुकान से, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो रिटेल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कौन? होलसेल वाले। तो उनको हम डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं कि एज ए बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए फार्मास्यूटिकल बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर। एक हो गया फार्मास्यूटिकल रिटेलर, एक हो गया फार्मास्यूटिकल बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर। अब जो थर्ड पॉइंट है कि ये जो मैंने कहा कि फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो दवाइयाँ रखते हैं अपने पास। सपोज कीजिए कि 20 कंपनी का उनके पास में दवा है, वो भी तो कहीं से लाते हैं। अब वो कहाँ से लाते हैं? अब ये एक वहीं से वो लाते होंगे जहाँ से उसकी मुख्य रूप से उत्पादन होती है, जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट है, या जो मैन्युफैक्चरर हैं जो बनाते हैं, या जो कहीं से बना करके उस खास कंपनी की दवाई एक होलसेल में देते हैं, वो वहाँ से लाते हैं। तो उसको हम कहते हैं कि मेन जो रूट पॉइंट है जहाँ से दवा निकलती है वो वही होता है मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट। अब वो मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट कंपनी हो सकता है, कंपनी से रिलेटेड समझ लीजिए कि कंपनी ने भी किसी को एक बड़ा सा अपना स्टेट वाइज एक पॉइंट बना दिया, जिसको हम कॉन्साइनी एजेंट कहते हैं या कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट कहते हैं। वो कंपनी के बिहाफ में ही काम करता है। उस कंपनी का इनवॉइस भी मिलता है। इनवॉइस का मतलब हुआ जो खरीद का या जो बिक्री का जो कागजात होता है, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है, उसको कहते हैं। तो वो उस तरह से अपना लाते हैं और अपना देते हैं। तो ये 3 4 तरह से हम फार्मास्यूटिकल का बिजनेस जो एक आम भाषा में उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अब ये 3 4 तरह के बिजनेस के बारे में भी आपको मैं एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दूं। जैसे रिटेल। अब रिटेल ऐसा है कि देखिए आज के दिन में यदि किसी दुकान पे 10 20 50 पेशेंट आते हैं तो वो कम से कम
एक पेशेंट यदि 5 तरह की दवाइयाँ लिखी गई है उसके पुर्जे पे, प्रिस्क्रिप्शन पे, और यदि 50 पेशेंट आता है तो वो इंटू आप कर लो तो 500 तरह की दवाइयाँ उस काउंटर पे होना चाहिए, या किसी भी रिटेल काउंटर पे होना चाहिए। तभी जा कर के वो रिटेल उस 50 पेशेंट को सर्व कर सकता है। अदरवाइज़ उस रिटेल के पास लोग, कस्टमर यूजुअली जाना पसंद नहीं करते हैं। और जो कस्टमर मैं भी हूँ या आप भी हैं, हम लोग भी वैसा ही के पास जाएंगे जहाँ की मेरी आवश्यकता पूरी हो जाए। ऐसा नहीं कि मैं एक इधर से लूँ एक उधर से लूँ। तो क्या है कि उस तरह की आवश्यकता पूरा करने में लंबा चौड़ा पैसा का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। मैं इसके लिए आपको कतई सलाह नहीं दूंगा। डोंट गो फॉर दिस। ये हो गया। एक दूसरा जो मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट होता है, जिसको कि हम डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, जो कि कुछ खास कंपनी की दवाई रखते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो देखिए वहाँ भी क्या है कि वहाँ भी इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा नहीं, काफ़ी बड़ा होता है। क्योंकि आज के डेट में कंपनी भी किसी को दवा देती है तो बहुत सारा फैक्टर्स है इसके बीच में। छोटी छोटी बातें आपको भी समझ में आएगी। कोई आदमी किसी को दवा देता है, कोई उधार भी देता है जिसे हम क्रेडिट कहते हैं, क्रेडिट भी देता है, तो कुछ उसका गुडविल होता है, या कुछ उसका समझ लो आप माने वो कुछ उसके लिए एडवांस पैसा रखता है जिसको हम सिक्योरिटी कह सकते हैं, वो पड़ा रहता है उसके पास। तो इस तरह से उसमें भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चला जाता है। तो इसके लिए भी आपको हम कतई सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये दो चीज़ निकल गए। अब बाकी जो हो गया, आपके दिमाग में शक होगा तो फिर मैं मैन्युफैक्चरर कैसे बन सकता हूँ, उसमें तो और ज़्यादा खर्चा है। तो आपका दिमाग का जो ये शक है वो गलत भी नहीं है, वो बिल्कुल करेक्ट है। खर्चा उसमें बड़ा है, मगर हम क्या करेंगे कि अब उसमें कैसे हम छोटे तरह से शुरुआत करेंगे। तो हम डायरेक्ट कोई फैक्ट्री तो लगाएंगे नहीं कि जहाँ हम मशीनें खरीद लें और तरह तरह के मतलब मशीनों का पार्ट पुर्जा भी एक तरह का मशीन है, उसमें 20 तरह के पार्ट पुर्जे होते हैं, वो खरीद लें और बहुत सारे स्टाफ रख लें, डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्टाफ रख लें। वो उसमें नहीं जाना है, क्योंकि वो तो करोड़ों करोड़ का वो एक्सपेंडिचर होता है। तो फॉरगेट दैट। तो हम क्या करते हैं कि फिर हम यहाँ पे दो चीज़ें होती है, जिसको एक हम कहते हैं लोन लाइसेंस और दूसरा कहते हैं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। तो लोन लाइसेंस क्या होता है, सपोज कीजिए कि आपको इंटरेस्ट है कि हाँ हमें कुछ दवाई बनाना है और उसी को हमको बाज़ार में डॉक्टर के पास जाना है, लिखवाना है, उसके बारे में बताना है, उसके फ़ायदा क्या हैं, नुकसान क्या हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फ़ायदा नुकसान कैसे आप हाईलाइट करोगे, क्या करोगे। पहले बेसिक चीज़ समझ लो, फंडामेंटल जो चीज़ होता है कि आपको चूज़ क्या करना है। चूँकि मेरा जो फोकस है वो ऑलवेज कम पूंजी है, ए वेरी लेस कैपिटल। बिकॉज जब कॉलेज से पास आउट करोगे या कुछ दिन का एक्सपीरियंस होगा तो आपके पास पैसे तो रहते नहीं हैं, और शुरू में बहुत सारे पेरेंट्स भी देने को तैयार नहीं होते हैं, बैंक भी लोन देने को तैयार नहीं होता है। मगर आपको एक एंटरप्रेन्योर के रूप में, उद्यमी के रूप में आप कोशिश कर रहे हो कुछ आगे बढ़ने का, तो मेरा फोकस वहाँ पे है। तो आपको क्या करना है कि जैसे मैंने बताया कि लोन लाइसेंस, तो लोन लाइसेंस क्या होता है कि मैं एक लोन लाइसेंस निकालूंगा, या मेरे बिहाफ में जो फैक्ट्रियां हैं वो सब जो दवाई बनाती हैं वो हमारे लिए एक लोन लाइसेंस निकाल लेता है। तो आप इसमें ज़्यादा अभी फ़िलहाल ना जाने, इसमें भी खर्चा बहुत बड़ा है। चूँकि आपके लिए वो लोन लाइसेंस निकालेगा तो बोलेगा कि नहीं भाई मेरे लिए आपको इतना का बिजनेस देना पड़ेगा, एक मिनिमम आपको इतना, उसको हम लोग कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। क्योंकि ज़्यादातर कंपनी के लोन लाइसेंस निकाल नहीं सकता फैक्ट्री वाला, उसकी भी एक लिमिट होती है। गवर्नमेंट उसके ऊपर लिमिट रखता है कि आप 10, 12, 15 ज़्यादा का नहीं ले सकते हो, या उसकी उतनी क्षमता भी नहीं है बनाने की। तो इसलिए आप उसमें भी ना जाओ। दूसरा इसका क्या है, जिसको हम थर्ड पार्टी कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोच सकते हो, चूँकि आपको इसमें बहुत कम पूंजी लगता है और डे वन से आप अपने ब्रांड के खुद मालिक बनते हो। तो यहाँ से आपका शुरू होता है उद्यमी, जिसको हम उद्यमिता कहते हैं, या जो उद्यमी होता है वो। व्यवसाय एक अलग चीज़ है और उद्यमी बनना एक अलग चीज़ है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि व्यवसाय का आप चीज़ दिमाग में ना रख करके आप डे वन से उद्यमी बनने की कोशिश करो। तो इसके तहत मैं आपको कह रहा हूँ कि आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग एक टर्म्स है जो कि समूचे इंडस्ट्री जानती है, समूचे मतलब फार्मा इंडस्ट्री में प्रचलित है थर्ड पार्टी। आपको बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रियाँ मिल जाएंगे, मैं भी आपको हेल्प कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि कैसे आपको बनेगा, कहाँ आप जा सकते हो, उसके लिए क्या क्या, कौन सा आपको फैक्ट्री देखना है,
बहुत सारा पॉइंट्स होता है जो कि आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि हम सबके यहाँ तो जा नहीं सकते। तो आप थर्ड पार्टी पहला चीज़ दिमाग में रखो कि हमें वो समझना है। तो थर्ड पार्टी में क्या होता है कि आप एक चीज़ से शुरू करो, कोई भी एक ब्रांड आप बनाओ कि नहीं ठीक है, मैं अभी मार्केट में विटामिन चलता है बहुत बढ़िया, और विटामिन से एक ऐसा चीज़ है कि चाहे वो गायनी के डॉक्टर हों, चाहे वो फिजिशियन हों, चाहे वो लंग्स के हों या हड्डी के हों, और एनीथिंग, तो हर कोई प्रेफर करते हैं एक विटामिन देना, और विटामिन शरीर के लिए ज़रूरी भी है। ये साइंटिफिक एस्पेक्ट्स है क्यों ज़रूरी है ये भी मैं आपको बाद में बता सकता हूँ। बट पहले आप ये जानो कि हाउ टू बिकम एन ए स्मॉल एंटरप्रेन्योर फ्रॉम डे वन इन अ वेरी स्मॉल कैपिटल, राइट। आज आप स्मॉल एंटरप्रेन्योर बनते हो या बिग एंटरप्रेन्योर बनते हो, सक्सेस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। आपको सक्सेस कैसे मिलेगा? इफ टुडे यू आर स्मॉल एंटरप्रेन्योर एंड यू आर गेटिंग सक्सेस every day, every month, every year, or every in 6 months, every quarter, you are going to be a big entrepreneur. तो थिंक अबाउट दिस। तो इसीलिए आप थर्ड पार्टी ऑलवेज याद रखो, और ट्राई विथ ओनली वन ब्रांड, स्टार्ट विथ ओनली वन ब्रांड। this will invest this here you will have to invest a very small amount of money, and chances of success is more, चांसेस ऑफ लूजिंग मनी इज़ नॉट एट ऑल। रेस्ट एश्योर्ड कि आप पैसा लूज़ नहीं कर पाओगे। तो आपको मैं आज यही चीज़ बता रहा हूँ कि यू जस्ट स्टार्ट विथ वन ब्रांड एंड ऑन थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग बेसिस। रेस्ट एश्योर यहाँ पे आपको सक्सेस ही मिलेगा, प्रोवाइडेड कि उसके लिए आपका इच्छा होना चाहिए कि नहीं, मैं फार्मा में एक उद्यमी बनने को आ रहा हूँ, न कि कहीं से कुछ उठा लिया, बेच दिया, 2 पैसा अर्न कर लिया। ये व्यवसाय वाला काम में फिर आप ना आए। सो स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल, स्टार्ट विथ वन ब्रांड, गो ऑन थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग बेसिस। दिस विल कॉस्ट यू वेरी लेस। सो फॉर द गेटिंग योर ओन ब्रांड इज कंसर्न, आज मैं आपको यहीं तक रख रहा हूँ। बाद में जब मैं वीडियो बनाऊँगा देन आई विल टेल यू कि आप इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी। धन्यवाद। आप मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें।